Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 24th of June. So let's start the day with the first important topic and that is National Bank for Financing Infrastructure and Development NABFID. तो जो NABFID है वो एम करता है डिस्बर्स करने के लिए अबाउट 60,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, यानी कि इस साल के आसपास में ये इतना डिस्बर्स करेंगे, हैविंग लेंट 8,000 करोड़ ऑलरेडी इन द फर्स्ट क्वार्टर। मतलब कि पहले जो क्वार्टर है फर्स्ट 3 मंथ्स उसमें ऑलरेडी 8,000 करोड़ का जो है उन्होंने डिस्बर्समेंट कर दिया है और पूरे फिस्कल में आप देखोगे पूरे साल में तो 60,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट करने की बात चल रही है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो भी ये लेंड करेंगे वो डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में ही लेंड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर के करते हैं। ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉडी है जिसका जो शेयर कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का होगा, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉवरिन वेल्थ फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरर्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, बैंक्स वगैरह और अलग अलग अगर किसी को प्रेस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट करता है तो वो भी। नेक्स्ट आप देखोगे तो इनिशियली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% शेयर्स ओन करता है इसका, जो कि आगे चल करके रिड्यूस कर चुका है, मतलब 26% के आसपास तक की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ये 100% से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग भी एक्सटेंड हो सकता है किसी और के पास। और फंक्शंस क्या है कि एक्सटेंड करना लोन्स एंड एडवांसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होगा उसके रिगार्डिंग, और ये रीफाइनेंसिंग भी करेंगे एग्जिस्टिंग लोन्स के लिए, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह अलग अलग इन्वेस्टर्स से, फिर ऑर्गेनाइज और फैसिलिटेट करेंगे फॉरेन पार्टिसिपेशन और फैसिलिटेट करेंगे नेगोशिएशंस अलग अलग तरीके से, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और ये जो सोर्स होता है तो ये पैसे लाते कहाँ से हैं, तो ये मनी को रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, या फिर अदरवाइज आप देखोगे तो भारतीय रूपी में या फॉरेन करेंसीज में दोनों ही तरीके से ये लोन्स उठाते हैं और सिक्योर करते हैं मनी को, जो कि इशू करते हैं अलग अलग तरीके से बॉन्ड्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये बोरो करते हैं कहाँ से पैसों को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ से RBI से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स से, म्यूचुअल फंड्स से और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे सवाल हो सकता है, तो ये बनाया गया है ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस, देखिए जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की बात नहीं होगी, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने की बात होती है ताकि इकोनॉमी में जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उसको वो मैनेज कर सके, ताकि जो कमर्शियल बैंक्स है वो एक्सेप्ट कर सके। और साथ साथ में बैंक्स से अलग ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिपॉजिट्स वगैरह लोगों से, मतलब हम और आप जाकर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ में ये सोर्स करते हैं फंड्स मार्केट से, गवर्नमेंट से, साथ साथ में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस से, ठीक है। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूएन हाई सीज ट्रीटी। तो हाल ही में दुनिया का पहला इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो देखने को मिलेगा कि हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जिसको अडॉप्ट यूएन ने किया है। और ये जो ट्रीटी है इसको ऑफिशियली कहा जाता है ट्रीटी ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड भी अगर कोई बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ट्रीटी है तो वो यूएन का हाई सीज ट्रीटी आता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1958 का जेनीवा कन्वेंशन है, उसके तहत जो हाई सीज है वो पार्ट्स है ओशन का जो कि एक कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है। अब अगर कोई भी कंट्री है तो उस कंट्री का देखिए टेरिटोरियल वाटर्स भी होता है, इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कि हम SEZ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास का होता है। अब इसके बियॉन्ड भी अगर कोई ओशन का लाई करता है तो पानी तो देखिए बाउंड्रीज नहीं है, और उसी तरीके से ये 1958 का जेनीवा कन्वेंशन उसको कवर करता है, और ये लाई करते हैं बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी वन कंट्री, वो भी जुरिसडिक्शन को कवर करता है जहां किसी कंट्री का कवर ना हो, और ये एक्सटेंड करता है बियॉन्ड, ऑलरेडी आपको बता दिया कि देखिए 200 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा, एक नॉटिकल माइल जो है वो 1.8 किलोमीटर्स का है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रफली क्या अमाउंट आएगा। और इसी के साथ साथ में कोस्ट से और कोई भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फॉर मैनेजिंग टू प्रोटेक्ट इट्स रिसोर्सेज। और ये जो हाई सीज है ये कंप्राइज करता है 64% ओशन का सरफेस और 43% अर्थ का, इसीलिए इसको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। की फीचर्स क्या है इस ट्रीटी का, तो EIA होगा, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि किस प्रकार से जो भी एक्टिविटीज हम कैरी आउट कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बराबर असेसमेंट किया जाएगा उसका। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट शेयरिंग गाइडलाइंस भी है कि अलग अलग तरीके से जो भी जेनेटिक रिसोर्सेस हैं उसका बेनिफिट वगैरह किस तरीके से है, उस चीज़ों को इसको नेगोशिएट किया गया है अंडर UN क्लॉज, यानी कि इसको UN क्लॉज के तहत लाया गया 1982 का।
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आप देखोगे तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है 30% वर्ल्ड ओशन का और ये इंक्रीज करता है फंडिंग मेरीन कंजर्वेशन के लिए। ये आप इस तरीके से देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे किसी भी कंट्री का, जो कि हमने बेसिकली आपको बताया कि ये अगर लैंड है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल उसका सी होता है, ठीक है। ये इसको बेस लाइन भी हम बोलते हैं और ये टेरिटोरियल सी, और फिर इसके आगे का जो 12 नॉटिकल माइल्स है दैट इज कंटिग्यूअस जोन, यानी कि 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिग्यूअस जोन होता है। और फिर उसके बाद के बियॉन्ड का जो है दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। मतलब बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट है, ठीक है। और ये हाई सीज की मतलब शेल्फ के ऊपर जो भी पानी का है बहाव, वो हाई सीज का जो लेवल है उसकी बात करी जा रही है। तो ये यहाँ से आपको समझ आ चुका होगा कि हम क्या एग्जैक्टली बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हेवी इंडस्ट्रीज के, उन्होंने अनवील करा है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, जो कि मसूरी उत्तराखंड में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसको डिजाइन और डेवलप किया है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड REIL, जो कि एक मिनी रत्ना है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मंत्रालय ध्यान रखना है। दुग्ध है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ जाएगा और हम तुरंत गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स में आपको यही देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जो है ये एक मिनी रत्ना है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में लाई करता है। ये इंप्रूव करने की बात कर रहा है, क्वालिटी ऑफ मिल्क फॉस्टर करेगा, ट्रांसपेरेंसी अमंग स्टेक होल्डर्स और स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस करेगा, जो कि ग्रास रूट्स लेवल पे, ताकि अलग अलग जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसकी बात, और ये डिजिटाइज करेगा मिल्क कलेक्शन प्रोसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम एक्सपोर्ट करने में बहुत नीचे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस वजह से उसमें बहुत टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री होते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि फीचर्स क्या है इस ऐप का। तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग वगैरह किया जाना चाहिए डेली मिल्क का, जो कि पोर किया जाता है मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, और रियल टाइम में उसका प्राइस का अपडेट होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर भी होना चाहिए कि जो भी पेमेंट वगैरह हो सके, और मल्टीलिंगुअल ऐप वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अलग अलग भाषाओं को भी यहाँ पे सबको कवर करने की बात करी जा रही है। यानी कि किसानों का जो आय है दोगुना करने का, जो कि अशोक दलवाई कमेटी के हिसाब से है, तो उसको भी ये बढ़ावा देगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो टॉपिक है दैट इज हीट वेव्स। तो अब हीट वेव्स जैसा कि आपको ऑलरेडी चर्चा में है ही कि यूपी और बिहार में आपने देखा होगा कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। तो इंटेंस लेवल पे गर्मी पड़ रही है, अपना ख्याल रखें। और इस बीच ये टॉपिक जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को ध्यान में रख करके, और कई सारे लोग जो हैं वो इस कड़कती और तपती धूप के वजह से मतलब झुलस रहे हैं। तो यहाँ पे हम हीट वेव्स की बात कर लेते हैं। इसको डिफाइन किया गया है प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर ओवर एनी रीजन। अब आमतौर पर आप देखोगे तो भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब वो 5 से 6 डिग्री एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तब आप कह सकते हो कि ये हीट वेव का कारण बनता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर कोडिंग भी जारी किया जाता है। ऑरेंज में जो कि आपको सीवियर हीट वेव देखने को मिल जाएगा, येलो अलर्ट की हीट वेव, और ग्रीन की मतलब चलो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली IMD अलग अलग क्राइटेरियाज को ध्यान में रखता है कि प्लेन वाले रीजन में जो हीट वेव है वो तब डिक्लेयर होगा जब 40 डिग्री या उससे ज़्यादा का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो पहुँच जाए। प्लेन्स में ही भारत की ज़्यादातर आबादी रहती है, तो जब 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो हम हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। कोस्टल एरियाज में आप देखोगे तो ये 37 डिग्री सेल्सियस की बात करता है, और हिली रीजन्स में आप देखोगे तो ये 30 से 32 के आसपास आपको वेरी करता हुआ नजर आएगा। मतलब मैक्सिमम प्लेन्स में 40 है, अब उससे भी ज्यादा होगा तो वो हीट वेव। कोस्टल में 37 और हिली में 30। नाउ ये आप देखोगे टेम्परेचर डेविएशंस भी होता है फ्रॉम नॉर्मल। तो बेसिकली अगर 4.5 से 6.5 डिग्री के आसपास में मतलब अगर बढ़ता हुआ तापमान आपको देखने को मिलेगा, अब मैक्सिमम को भी ये पार कर चुका है कि मतलब 40 में भी अब ये 5 to 6 डिग्री सेल्सियस ऐड हो चुका है, 45, 46, तो वो हीट वेव का ही क्राइटेरिया है जो कि सीवियर में चला जाता है वो, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखो कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है मैक्सिमम जो है वो 6.5 से भी ऊपर चला जाए तो सीवियर में चला जाएगा। एक्सट्रीम में आप देखोगे 45 से 47 के आसपास में एक्सट्रीम हो जाता है, जिसका हेल्थ इंपैक्ट्स आप देखेंगे तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा,
हीट क्रैम्प्स आपको देखने को मिल जाएगा, हीट एग्जॉशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और उसकी वजह से हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जाती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ORS वगैरह लेते रहें, नींबू पानी वगैरह लेते रहें और पानी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा बोलें, हो सके तो 12 से 3 के समय में अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट को, लेकिन स्टिल अगर रिक्वायर्ड है तो बॉडी को स्वेट आना चाहिए। अगर स्वेट नहीं आ रहा है तो ये भी एक खतरा है। एग्जॉशन में आप देखोगे शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है और कई बार जब रात के टेम्परेचर्स भी कम नहीं होते हैं तो बॉडी कूल नहीं कर पाती है और उस वजह से कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बना पाता है और फिर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो भारतीय आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 जो कि मंगोलिया में है। अब ये मंगोलिया कहाँ है जी, तो ये इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। जो कि भारत और चाइना, मतलब आप देखोगे तो चाइना के ऊपर, चाइना और रशिया के बीच में ये ब्रेड की तरह एक है मंगोलिया। तो ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है। 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस और US का भी यहाँ पे आर्मी पैसिफिक कमांड है। साथ साथ में ये एनहांस करेगा इंटरऑपरेबिलिटी अलग अलग नेशंस का और एक्सपीरियंस को भी शेयर करेगा। तो मंगोलिया भी हमने बता दिया है कि आप गोबी डेजर्ट भी आप देख सकते हो वहां पे, और बाकी ये रशिया और चाइना के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज करंट अफेयर्स था इंपॉर्टेंट। वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा। और साथ साथ में हमारा काफी समय से इंटरनेट इश्यूज की वजह से आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा करंट अफेयर्स, लेकिन अब यहाँ से सिंसियरली आपको देखने को मिलेगा। तो बस जुड़े रहिए चैनल के साथ में और आपका साथ बना रहे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।